अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तकरीबन 4500 साल कबल मिस्र में दुनिया का एक अजूबा बनाया गया था जो आज भी लोगों को हैरान कर रहा है। गीज़ा का अजीम एहराम, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। 147 मीटर की ऊंचाई के साथ ये 4000 साल से ज़्यादा अरसे तक दुनिया का सबसे ऊंचा ढांचा रहा। एहराम की तामीर के लिए भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और कहा जाता है कि इसका वजन 60 लाख टन है। मौजूदा दौर के बुलंद तरीन ढांचे के मुकाबले बुर्ज खलीफा, जिसका वजन महज 5 लाख टन है, इस सवाल ने लोगों को हैरान कर दिया कि ये कैसे बनाया गया। उस वक्त लोगों के पास क्रेन, बिल्डोजर या जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, हत्ता कि इनके पास पहिए भी नहीं थे। इसके बावजूद इन्होंने एक यादगार बनाई जो अब भी कायम है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि शदीद गर्मियों, तूफानों, मूसलाधार बारिशों में 4500 साल के अरसे से एक ढांचा खड़ा है। इस जैसा पुराना और इतना बड़ा कोई दूसरा जिंदा बच जाने वाला ढांचा नहीं है। ये कैसे मुमकिन हुआ? आइए इस वीडियो में एहराम के इसरार को समझते हैं। अजीम एहराम जमीन के चेहरे पर दलील के तौर पर सबसे ज्यादा पुरस्कार ढांचा है। कबल मसीह के करीब तामीर किया गया, 2500 या 3500 साल से ज़ायद अरसे से ज़मीन पर सबसे ऊंचा ढांचा है। एहराम मिस्र मुर्दों के तारीक राजों को छुपाने के लिए बनाए गए हैं। हम जितना ज़्यादा वक्त में पीछे जाएंगे इतना ही मुश्किल हो जाएगा कि ये यकीनी तौर पर पता चल जाए कि ये क्या हुआ, कब और कैसे हुआ। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि गीज़ा का अजीम एहराम फ़िरौन खुफू ने 2560 कबल मसीह में तामीर किया था। कदीम मिस्र के बादशाहों को फ़िरौन के नाम से जाना जाता है। फ़िरौन खुफू के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते सिवाय इसके कि वो मिस्र की पुरानी सल्तनत के चौथे ख़ानदान का दूसरा बादशाह था। उसका दौरे हुकूमत एक इंतहाई ज़ेरे बहस मौजू है, ताहम कुछ मौरखीन के अंदाजे के मुताबिक 23 साल, 34 साल और कुछ 60 साल से ज़्यादा का दावा करते हैं। एहराम दरियाए नील के मगरबी किनारे पर वाक़या है और अगर आप इसकी तस्वीर या वीडियोस देखें, आप देखेंगे कि ये वाहिद एहराम नहीं है। आपको ऐसी साइट पर बने हुए 2 और एहराम नजर आएंगे। तीनों में से सबसे ऊंचा एहराम गीज़ा है, जिसे खुफू का एहराम भी कहा जाता है। इससे छोटा एहराम खफरी है, जो मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा एहराम है। कहा जाता है कि इसे खुफू के बेटे खफरी ने बनाया था। तीसरा और सबसे छोटा एहराम मैनकौर का है। कहा जाता है कि इसे खफरी के बेटे ने बनाया था। ये इस दौर की वाहिद यादगारें हैं। इनके अलावा अजीम स्फेनिक्स, कई तदाफीन के मकबरे और छोटे एहराम हैं। कहा जाता है कि मुख्तलिफ इश्काल और साइज के कुल 118 एहराम हैं। इनमें से बहुत से मौसम की वजह से मिट चुके हैं, बहुत कम अच्छी हालत में हैं। शायद सबसे ज़्यादा महफूज ये 3 एहराम हैं, ख़ास तौर पर गीज़ा का अजीम एहराम। इनकी तामीर की वजह क्या थी? वो एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। दोस्तों, कदीम मिस्री मरने के बाद की ज़िंदगी पर यकीन रखते थे। वो समझते थे कि ज़िंदगी मौत पर ख़त्म नहीं होती। मौत के बाद इस शख्स की रूह अंडरवर्ल्ड में सफ़र करती है, जहाँ इसके बाद देवताओं की तरफ से फैसला किया जाता है। वो लोग जिन्होंने नेकी की ज़िंदगी गुजारी वो आखिरत में अमर रहते हैं। इसीलिए बाद की ज़िंदगी की तैयारी के लिए फ़िरौन अपनी हुकूमत के दौरान अपने लिए मकबरे तैयार करवाते थे। खुराक, ख़जाने, जेवरात, फर्नीचर, कपड़े की एक बड़ी मिकदार को फ़िरौन के साथ एहराम में दफन किया जाता था ताकि वो बाद की ज़िंदगी में इस्तेमाल हो। इनके मरने के बाद इनकी लाशों को ममी किया गया और फिर लकड़ी या पत्थर के ताबूत में दफन कर दिया गया। आप हैरान होंगे कि हमें कैसे यकीन है कि एहराम इसीलिए बनाए गए थे। 2 बुनियादी वजूहात हैं दोस्तों। पहला, एहराम और ताबूतों पर लिखे गए बहुत सारे अल्फाज और जुमले हमें ये बात बताते हैं कि ये लोग ज़िंदगी कैसे गुजारते थे और मरने के बाद की ज़िंदगी पर क्या यकीन रखते थे। इन पर बनी हुई तस्वीर इनकी सकाफत और रस्म व रवाज के बारे में बताती हैं। दूसरा, मिस्र और सूडान में तारीखी एहराम की अक्सरियत मकबरों के तौर पर इस्तेमाल होती रही है, लेकिन ख़ास तौर पर गीज़ा के अजीम एहराम में इस हवाले से कोई ठोस सबूत नहीं मिला।
इसलिए लोग अपने मतबादल नजरियात के साथ आते हैं। जब माहिरीन आसार कदीमा अजीम एहराम में दाखिल हुए तो इन्हें 3 कदीम चीज़ें और एक खाली ताबूत मिला। ख्याल किया जाता है कि ताबूत खुफू का है और वक्त गुजरने के साथ इसके आसपास मौजूद खजाना लोग लूट कर ले गए। जो लोग इससे मुत्तफिक नहीं हैं वो अजीब मतबादल नज़रियात लेकर आए हैं। एक मकबूल नज़रिया ये है कि अजीम एहराम एक पावर प्लांट था जो बिजली पैदा कर सकता था। जो लोग इस पर यकीन रखते हैं इनका दावा है कि कदीम मिस्री टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत तरक्की याफ्ता थे और वो पहले ही बिजली को इस्तेमाल करने का तरीका सीख चुके थे। इस नज़रिए के सबूत के तौर पर कुछ कदीम आर्ट वर्क पेश किए जाते हैं। कुछ कदीम मिस्री मंदिरों की दीवारों पर ऐसे आर्ट वर्क दरियाफ्त हुए हैं जो इस दावे की तायीद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि वो रोशनी का बल्ब बना रहे थे। कहते हैं कि मिस्रियों ने इसे इजाद किया था, लेकिन बाद में ये टेक्नोलॉजी किसी न किसी तरह ख़त्म होगी। जैसा कि मैंने बारहार कहा है कि कभी किसी मामले में ठोस शवाहिद की कमी होती है तो इसी तरह की साजिशी नज़रियात तैयार किए जाते हैं। लेकिन साजिशी नज़रियात अक्सर इतने अजीब होते हैं कि इनका कोई मंतकी मायने नहीं होता। अगर कदीम मिस्र में रोशनी के बल्ब मौजूद थे तो हमें इसका सबूत क्यों नहीं मिला? हकीकत में ये आर्ट वर्क एक मिस्री अफसानवी कहानी को पेश करता है। एक और मशहूर नज़रिया ये है कि एहराम फसलों को ज़ख़ीरा करने के लिए एक गल्ला था। ये नज़रिया अमरीकी साइंसदान बेन कार्सन ने 1998 में पेश किया था। इनके ज़ाती नज़रिए के मुताबिक एहराम यसू मसीह के वालिद ने बनाए थे। बेन का ज़ाती नज़रिया ये है कि जोसेफ ने अनाज को ज़ख़ीरा करने के लिए एहराम बनाए थे। अब तमाम माहिरीन आसार कदीमा ये समझते हैं कि इन्हें फ़िरौनों ने बनाया था। दोस्तों, यहाँ आप साजिशी थ्योरी के सामने आने की दूसरी बड़ी वजह देख सकते हैं सियासतदानों की मजहबी तस्कीन। बहरहाल आज ये बिल्कुल वाज़ह है, तमाम मौरखीन मुत्तफ़िक हैं कि गीज़ा का अजीम एहराम एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था। उस वक़्त लोगों को ख्याल था कि कब्र जितनी अजीमुशान होगी, मकबरे में जितने ज़्यादा ख़जाने और खुराक होगी, फ़िरौन की बाद की ज़िंदगी इतनी ही बेहतर होगी। अब हम सबसे बड़े सवाल की तरफ आते हैं, ये एहराम कैसे बनाए गए? सच में ये एहराम का सबसे पुरस्कार पहलू है। लोगों ने 137 मीटर ऊंचा ढांचा कैसे बनाया? इन बड़ी चट्टानों का इस्तेमाल करते हुए जिसका वजन 2.5 टन से 80 टन के दरमियान है। हर पत्थर को इतनी बारीक बीनी से और यकसा तौर पर तराशा गया है, जबकि इस वक्त नक्शो निगार के लिए कोई मियारी औजार नहीं थे। इन पत्थरों को एक दूसरे के साथ किस तरह जोड़ा गया है? इस वक्त लोग पहिए भी इस्तेमाल नहीं करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि गीज़ा का एहराम 20 साल में बनाया गया था। इस हवाले से कई नज़रियात हैं। मैं यहाँ अजीबो गरीब साजिशी नज़रियात के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन इससे पहले कि हम नज़रियात पर बहस करें, आइए इस गलतफहमी को देखते हैं जो एहराम के बारे में लोगों में पाई जाती है। फिल्मों में दिखाया गया है कि एहराम की तामीर में गुलामों की मजदूरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। गरीब गुलाम सारा दिन यहाँ पर काम करने पर मजबूर और निगरानों के हाथों वहशियाना ज्यादती का शिकार थे। आपने इसे किसी न किसी फिल्म में देखा होगा। एक तवील अरसे तक लोगों का ख्याल था कि गुलामों ने एहराम तामीर किए हैं। 5वीं सदी कबल मसीह के एक यूनानी मौरिख हेरोडोटस ने सबसे पहले ये तजवीज़ किया कि गुलामों ने एहराम तामीर किए थे, लेकिन आज हम जानते हैं कि ये झूठ है। जिन लोगों ने ये एहराम बनाए वो इंतहाई हुनरमंद मजदूर थे। इन्हें भूखा और ज्यादती का निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि इन्हें वाफर खुराक दी गई। इन्हें इतना अच्छा खाना खिलाया गया कि वो उस वक्त के आम मिस्री शहरी से ज़्यादा मजबूत थे। वो तामीराती जगह के करीब शहरों में रहते थे। मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ ने मुख्तलिफ मौसमों में इनका साथ दिया। जैसे किसान, जब किसान अपने खेतों में फ़ाल तौर पर मसरूफ़ नहीं होते थे तो अपने फारिग वक्त में तामीर में मदद करते थे। एक तरह से मुमलिकत में शहरी कौमी मंसूबे की कामयाबी के लिए मुत्तहिद थे। वो अपने फ़िरौन के बहुत वफादार थे। तकरीबन 20,000-30,000 कारकुनों ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया, जो एक दिन में 10 घंटे काम करते थे। गीज़ा के अजीम एहराम को बनाने के लिए लोग एक दिन में 10-10 घंटे काम करते थे। आज भी ज़्यादातर लोग रोज़ी कमाने के लिए घंटों काम करते हैं।
अपने हाकिमों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए तकरीबन 5.5 मिलियन टन चूना पत्थर, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मार्टर इस्तेमाल हुआ। इनमें से ज़्यादातर मवाद करीबी इलाकों से मंगवाया गया था। ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें जनूबी मिस्र के इलाके से लाया गया था जो कि साइट से 800 किलोमीटर के फासले पर था। सवाल ये पैदा होता है कि ये पत्थर कैसे काटे गए। कॉपर इस वक्त इस्तेमाल होने वाली सबसे आम धात थी। औजार तांबे से बने थे। ग्रेनाइट की सख्त चट्टानों को डॉलराइट से तोड़ा गया। इन्होंने कुछ अनोखे तरीके इस्तेमाल किए, जैसे चट्टानों में दरारें और सुराख तलाश करना। इन शगाफों में पानी में भिगोए हुए लकड़ी के वेजेस यानी पच्चर डाले जाते थे। जब चट्टानें पानी को जज़ब कर लेंगी तो ये लकड़ी के पच्चर फैल जाएंगे और चट्टान टूट जाएगी। अब एक बड़ा सवाल ये है कि ये पत्थर कैसे मुंतकिल हुए। उस वक्त गाड़ियों में पहिए इस्तेमाल नहीं होते थे। पहियों वाली कोई गाड़ी नहीं थी जिसे वो पत्थरों से लाद कर आसानी से साइड पर धकेल सकें। एक काबिले फहम नज़रिया ये है कि इन्होंने पत्थरों को कानों से मुंतकिल करने के लिए बेड़े बनाए जो दरिया पर तैरते थे। इसके बाद पत्थर अहराम के पास आ गए। एक के ऊपर एक पत्थर रखने के लिए स्लेजिस का इस्तेमाल करते थे गीली मिट्टी में। ये एक दिलचस्प नज़रिया है जो हाल ही में 2014 में होने वाली एक तहकीक में दरियाफ्त हुआ है। इस नज़रिए की बुनियाद ये पेंटिंग है जो कि जेहुतीहुटैप के मकबरे पर पाई गई है। ये 1900 कबल मसीह के आसपास या बाद में बनाया गया एक मकबरा है। इस पेंटिंग में आप 170 लोगों को इस मुजस्मे को स्लेजिस पर खींचते हुए देख सकते हैं। इस भारी मुजस्मे को खींचने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल किया गया। अगर आप पेंटिंग को करीब से देखें तो आप देखेंगे कि एक शख्स मुजस्मे के सामने रेत पर पानी डाल रहा है। पहल माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल था कि ये रस्म का हिस्सा है। स्लेजिस से पानी डालने की रवायत है। डैनियल बॉन तिबियात दान और इनकी टीम ने जब इसका तजर्बा किया तो इन्होंने पाया कि रेत में पानी की खास मिकदार होने से ज़मीन और खींचे जाने वाली चीज़ के दरमियान रगड़ कम हो जाती है। ये एक मखसूस तनासिब है। रेत में तकरीबन 2 से 5% पानी। ये गीली रेत पर चीज़ों को खींचना आसान बनाता है। एक बार जब हम ये समझ गए तो अगला सवाल ये है कि पत्थर एक दूसरे के ऊपर कैसे ढेर हुए। भारी मशीनरी के बगैर ये भारी पत्थर कैसे उठाए गए। आमतौर पर इनको उठाने के लिए पुलियों का एक निज़ाम इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं मिस्र में चौथे ख़ानदान के दौरान पहिया मौजूद नहीं था। एक पहिया नुमा आला मट्टी के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, इन्होंने रैंप का एक मौसर निज़ाम बनाया था। साल 2015 में इंग्लिश और फ्रांसी माहिरीन आसार कदीमा की एक टीम ने एक कान में 4500 साल पुरानी लकड़ी के रैंप को दरियाफ्त किया। स्कॉलर्स का ख्याल है कि एक रैंप इस तरह बनाया गया होगा, ज़मीन से ऊपर तक सीधी ढलान। पत्थरों को ढलान पर ले जाने के लिए इन्होंने ढलानों के इतराफ में लकड़ी के सतूनों का एक निज़ाम नस्ब किया और फिर इन्होंने सतूनों के गिर्द रस्सी का इस्तेमाल किया पत्थरों को खींचने के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर आर्ट वर्क में देख सकते हैं। ये माहिर तबियात जोसेफ वेस्ट ने 2014 में तजवीज़ किया था। इस नज़रिए के मुताबिक एहराम की सतह को मुकम्मल करने के लिए वो लोग ढलान का इस्तेमाल करते और एक सतह मुकम्मल होने के बाद वो नई ढलान बना लेते। एक और नज़रिए में ये तजवीज़ किया गया था कि इन्होंने एक दूसरे के ऊपर पत्थरों के ढेर लगाने के लिए लीवर का इस्तेमाल किया होगा। स्कॉलर्स का ख्याल है कि इसी तरह का एक निज़ाम, जैसे शादूफ कहा जाता है, मिस्र में हज़ारों सालों से मौजूद था। इन्होंने दरियाए नील से पानी निकालने के लिए इसी तरीक़ेकार का इस्तेमाल किया अपने खेतों को सैराब करने के लिए। ये नज़रियात दिलचस्प लगते हैं, लेकिन तज़ादात तामीराती वक्त की सूरत में पैदा होते हैं। हम जानते हैं कि एहराम 20 साल के अंदर मुकम्मल हुआ था। अगर 20,000 लोग हर पत्थर को इस तरह मुंतकिल करते हैं तो हर मिनट में, हर दिन, पूरे साल में एक पत्थर रखने की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि वो इतनी तेज़ी से काम नहीं करते। दोस्तों, यही वजह है ये आज तक मिस्ट्री है। दोनों नज़रियात माकूल लगते हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर इस बात की वजाहत नहीं करते कि असल में क्या हुआ था।
हम जानते हैं कि नीचे की तहों को गारे के बगैर रखा गया था और फिर ऊपर की तहों में गारा शामिल किया गया, जिससे ढांचे के इस्तेकाम में इजाफा होता है। यही वजह है कि हजारों सालों में कई ज़ल्ज़लों के बावजूद गीज़ा का अहराम अब भी खड़ा है। गारे के हवाले से ये एक मिस्ट्री भी है। अगरचा साइंसदान इस्तेमाल शुदा गारे की केमिस्ट्री जानते हैं, लेकिन वो इसे दोबारा बनाने में कामयाब नहीं हो सके। और आखिरकार तामीर का आखिरी मरहला एहराम की सबसे बहरूनी तह थी। ये बारीक सफ़ेद रंग के चूने के पत्थर से बनी थी। इसका मतलब ये था कि जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये एहराम सफ़ेद चमकते हैं। खुफू और मैनकोर की एहराम की तह हज़ारों साल गुजर जाने के बाद बाहर से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन एहराम खफरी में ऊपर की तह का कुछ हिस्सा अभी तक देखा जा सकता है। तामीर से लेकर एहराम के डिज़ाइन की तरफ बढ़ना ये बिल्कुल दिलकश है। क्या आप जानते हैं कि एहराम को इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सिमतें बिल्कुल शुमाल, मशरिक, जनूब और मगरिब की तरफ इशारा करती हैं। यहाँ 1/15 डिग्री का एक छोटा सा एरर है। ख्याल किया जाता है कि ये चारों सिमतों की तरफ दुरुस्त इशारा करते हैं। ये कैसे हो सकता है? उस वक़्त कोई कंपास या GPS जैसी कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी। एक बार फिर मुहक्किकीन ने अपनी नज़रियाती वजाहतें देने की कोशिश की इस बारे में कि मिस्री इतनी आला सतह की दुरुस्तगी कैसे हासिल कर सकते हैं। ऑटम इक्विनॉक्स एक मकबूल नज़रिए की पैरवी करता है। जब ज़मीन का झुकाव दिन और रात को बराबर होता है, ज़मीन पर साया मशरिक और मगरिब की तरफ सीधा होता है। इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए एहराम के हिसाब किताब में गलती की डिग्री वही होगी जो ऑटम इक्विनॉक्स के दौरान साये में होती है। दूसरा नज़रिया ये बुर्जों का माना जाता है कि आसमान के सितारों को मिस्रियों ने अपने डिज़ाइन को सीध में लाने के लिए इस्तेमाल किया। कुछ लोगों का दावा है कि एहराम एलियंस ने बनाए थे, क्योंकि इनका मानना है कि इंसानों के लिए इसे बनाना मुमकिन नहीं था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये एहराम किस तरह बनाए गए? क्या उस वक़्त के इंसान इस कदर तहजीब याफ्ता थे कि उन्होंने इस तरह के नाकाबिले यकीन एहराम बनाए, या फिर ये किसी दूसरी मखलूक का कारनामा है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।